हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन सीजन 3 यानी न्यू वर्ल्ड का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 2 जिसका नाम है ग्रीड्स इक्वल जस्टिस देखते हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम रियोशी को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से एक शेफ की मांग कर रहा होता है कि उसे शेफ चाहिए। क्योंकि सेंकू ने जो अपने मास्टर शेफ के लास्ट एपिसोड में हुनर दिखाए थे वो तो जले हुए थे, मतलब उसने जले हुए ब्रेड बेक किए थे। पर क्रोम और कोहाकू को तो वो जले हुए ब्रेड भी अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने तो कभी असली ब्रेड खाए ही नहीं कि होते कैसे हैं। फिर अगेन रियोशी सेंकू से किसी शेफ को रिवाइव करने को कहता है, पर सेंकू बताता है कि रिवाइवल फ्लूइड खत्म हो चुका है और बनाने में लगभग 2 महीने लगेंगे। पर रियोशी तो लग रहा था कि उसकी बात सुन ही नहीं रहा था और उसे चाहिए मतलब अभी चाहिए था। और इसके लिए वो बोलता है कि मुझे पता है कि कुछ बैडएस लोगों के पास ज़रूर उन्होंने छुपा के रखा होगा और यही इसका प्लान था उनसे लेने का। और शक्ल तो देखो इसकी, अभी तो ये खुद एक बैडएस लग रहा है। फिर अगले सीन में रियोशी सुकासा के पुराने अड्डे पर कॉल लगाता है मनामी, जो कि हमारी पुरानी जर्नलिस्ट है, उसके पास, और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास रिवाइवल फूड इतना तो बचा ही होगा जिससे 1 या 2 लोगों को जिंदा कर सके, क्योंकि तुम ही उसकी इंचार्ज थी कि कौन रिवाइव होगा कौन नहीं। तो कई मौके मिले होंगे उसे बचाने के। और तभी मनामी के पास गैन आता है और उसकी चालाकी स्टार्ट हो जाती है और वो कॉल लेके कहता है चिल्लाते हुए, क्या कहा सेंकू, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। और उधर क्रोम कहता है कि सेंकू ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, पर यह तो हमारे गैन का कमाल था कि वो डील कराना चाहता था सेंकू और मनामी के बीच कि सेंकू कुछ उसे ऐसा बना के देगा जो उसकी ज़रूरत का हो और मनामी बदले में बचा हुआ रिवाइवल फ्लूइड दे देगी। और सेंकू भी तैयार था बनाने के लिए कुछ भी। और तभी मनामी अपने हेडबैंड से एक छोटी सी बोतल रिवाइवल फ्लूइड की निकाल लेती है और पूछती है कि तो क्या इससे एक 3 स्टार शेफ रिवाइव करोगे। और सीन हमारा ताइजी और बाकी की गैंग पर शिफ्ट होता है जो कि एक बोट से एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ से उन्होंने रियोशी को जिंदा किया था। और वो वहाँ से रियोशी के बटलर यानी शेफ फ्रैंकोइस को ढूंढने जाते हैं जो कि पेट्रीफाई होते वक्त रियोशी के साथ ही थी। और उन्हें वो मिल जाती है जो कि हर तरीके की डिश बना सकती है और रियोशी के सारे ऑर्डर्स पूरी तरीके से फॉलो करती है, फिर चाहे ये स्टोन एज ही क्यों ना हो। तभी वो लोग रिवाइवल फ्लूइड उसके स्टैचू पर डालते हैं। वो लोग एक्चुअली, हाँ मैं भी कंफ्यूज था कि वो फ्रैंकोइस लड़का है या लड़की, क्योंकि रियोशी ने बताया ही नहीं था। और फिर वो जिंदा होता है और मतलब जिंदा होती है और यूजीहारा के बनाए हुए कपड़े पहन लेती है। और पहला सवाल उसका ये था कि रियोशी सर कहाँ पर है, मतलब अभी तुम 3700 ईयर्स में पहली बार उठे हो और ये पूछने की जगह कि मैं कौन हूँ कहाँ पर हूँ, तुम्हारा पहला सवाल ये होगा कि रियोशी सर कहाँ है। और वो सीधा रियोशी के पीछे जाती है जिसके पीछे गैन जाता है उसे रास्ता बताने के लिए। फिर अगले सीन में हम रियोशी को देखते हैं जिससे गियो पूछता है कि फ्रैंकोइस तो फ्रेंच नेम लग रहा है, जैपनीज़ बोल लेती होगी। पर उसे तो इन सब का कुछ भी पता नहीं था। असल में उसे उसका सही से नाम भी नहीं पता था और उसका जेंडर भी नहीं। ये सुनकर लग रहा था कि वो कितनी केयर करता होगा अपने बटलर की। पर उससे एक चीज़ पता है कि वो इस दुनिया की सबसे काबिल बटलर है। और तभी वहाँ फ्रैंकोइस आती है जो कि सीधा अपने ब्रेड बनाने के काम में लग जाती है रियोशी से कह के। और उधर गैन की तो बहुत बुरी हालत थी क्योंकि वो दोनों पूरे 2 दिन से चल रहे थे। पर फ्रैंकोइस के देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था। और क्रोम और कोहाकू उसकी सर्विस को देख के हैरान थे। और रियोशी को पता था कि फ्रैंकोइस से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो वो मेरा ऑर्डर फॉलो ज़रूर करेगी। और तभी रियोशी फ्रैंकोइस को जला हुआ ब्रेड दिखाता है जो कि उन्होंने बनाया था और फ्रैंकोइस उसे देख के मुंह बनाती है, ये तो बिल्कुल बेकार है और ये आप अपने गेस्ट को कैसे खिला सकते हैं। लेकिन क्रोम और कोहाकू को तो यही पसंद आया। फिर अगले सीन में फ्रैंकोइस पूछती है कि कैसे ब्रेड बनाने हैं, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए। सेंकू उसे बताता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले ऐसे ब्रेड बनाओ और जिसकी लाइफ स्पैन लगभग 10 महीने की हो। फ्रैंकोइस स्टोलन नाम का बकरी के दूध से बना हुआ ब्रेड बनाने को कहती है। फिर वो लोग बकरी पकड़ते हैं और उसका दूध निकालते हैं और उसके दूध से फिर बटर बनाते हैं। उधर दूसरी तरफ ड्राइड फ्रूट जो कि अल्कोहल में प्रिजर्व थी उनको लाते हैं। और फिर हमें सेंकू दिखता है जो कि प्रिजर्व करने की साइंस को बताता है कि कैसे ये सारा मॉइस्चर बटर, सॉल्ट और ड्राइड फ्रूट से बाहर निकलता है। इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते बिना मॉइस्चर के और वो सड़ेगा नहीं। फिर अगले सीन में वो लोग ब्रेड का डो बनाते हैं जिन्हें फ्रैंकोइस सिखाती है और वो लोग इसे सेंकू की बनाई हुई भट्टी में फिर बेक करते हैं, जिससे देखकर फ्रैंकोइस बहुत शॉक थी कि इनके पास एक भट्टी है और हमारा ब्रेड धीरे धीरे बेक हो रहा था।
और उसे थोड़ी और हीट चाहिए थी। तभी सेंकू भट्टी में थोड़ा पानी मिला देता है और बोलता है कि स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है हवा के कंपेयर में और हीट बढ़ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंकोइस बहुत इम्प्रेस होती है और योशी से सेंकू के जाने के बाद कहती है कि मैं आपके बटलर होने के खातिर नानामी कॉग्लोमरेट को ला के रहूँगी, मतलब कोई और बंदा होगा या बंदी होगी, और इस न्यू वर्ल्ड को कंट्रोल करने में हमें सेंकू की ज़रूरत होगी। और जिसे सुनकर योशी बोलता है कि मुझे पता है, आखिरकार इस दुनिया का सबसे लालची आदमी जो हूँ। और फिर वो सब लोग रियल वाला यानी अच्छा वाला ब्रेड खाते हैं और रिएक्शन बहुत अच्छा था, जिसे देख कर लग रहा था कि उन्होंने पिछले 3700 सालों से पहली बार अपने टाइम की कोई चीज़ खाई है। फिर अगले सीन में फ्रैंकोइस उन सबको ब्रेड बनाने की रेसिपी सिखाती है और फिर हमारा सीन चेंज होता है जर्नलिस्ट, जो कि उन सब पर गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि तुम्हें ये ब्रेड्स का थैंक किसको बोलना चाहिए, और वो सब कहते हैं कि फ्रैंकोइस को। और ये सुनकर जर्नलिस्ट और गुस्सा करती है कि हाँ, फ्रैंकोइस को तो करना ही चाहिए, पर इसलिए ना कि मैंने तुम्हें रिवाइवल फ्लूइड दिया और वो जिंदा हुई, और भूलो मत जो प्रॉमिस किया था इसके बदले। ब्रेड्स अच्छे हैं पर मुझे इनसे भी ज़्यादा कुछ और प्यारा है। और ये सुनकर सेंकू गैन से कहता है कि तुम्हें इसे प्रॉमिस करने की क्या ज़रूरत थी। गैन उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम नहीं बना सकते। पर सेंकू कहता है थोड़ा परेशानी वाला काम है पर हो जाएगा, मुझे इसके लिए क्राफ्ट्समैन कासेकी की ज़रूरत पड़ेगी। पर वो इतना बूढ़ा था कि वो इतनी दूर चल के इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा। और फिर ताइजू उसे अपनी पीठ पर लाने का ऑफ़र करता है, पर कासेकी का तो कुछ और ही प्लान था। और अगले सीन में हम चाचा अपनी स्टोन एज की थार यानी गोरिल्ला कार से आते हुए दिखते हैं, जिसमें उन्होंने डबल पिस्टन इंजन यूज़ किया था और अब वो पिछली बार से भी ज़्यादा ताकतवर, तेज और पहाड़ों पर चल सकती थी। और चाचा निकलते हैं सूट बूट में, चश्मा लगा के, और बोलते हैं स्टाइल में कि मैं अब से ऐसे ही रहूँगा और क्या काम है बताओ। और तभी सेंकू उसके कान में अपना प्लान बताता है, जैसे सुनकर कासेकी के तो कपड़े ही फट जाते हैं। और अगले सीन में वो अपने काम को कर रहा होता है और इधर सेंकू और क्रोम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया के अंदर कांच को डालते हैं और थोड़ा ग्लूकोज भी स्वाद अनुसार, और फिर उससे शीशा यानी मिरर तैयार होता है। क्यों पूछता है कि मिनामी तुम्हें शीशा चाहिए था बस, पर मिनामी इस पर कोई जवाब नहीं देती। और योशी बोलता है कि कोई बात नहीं, लड़कियां वैसे भी सुंदर होती हैं और वो अपनी सुंदरता की केयर करना चाहती हैं, तो हो सकता है कि ज़रूरत हो। पर जर्नलिस्ट का तो कुछ और ही चाहिए था जो उसके काम की चीज़ है। और तभी सेंकू बताता है कि असल में ये शीशा एक फिल्म है और अगर हम इस शीशे को कासेकी के बनाए हुए बुश बॉक्स में डाल देंगे तो एक डार्क रूम फीचर बन जाएगा और फिर इससे हम सल्फर में नहलाएंगे तो ये फिल्म तैयार हो जाएगी। और वो सबसे पुराना कैमरा डायगेरियो टाइप बना चुके हैं। और ये देखकर जर्नलिस्ट को अपनी सारे फ्लैशबैक याद आते हैं कि कैसे उसकी हर एक लाइफ के पार्ट में कैमरे की इम्पोर्टेंस है। और जब वो पेट्रीफाई हुई तो उसकी कैमरा भी वहीं खो गया और आज फिर से उसे अपना कैमरा मिल गया है। और सेंकू को रोते हुए थैंक यू बोलती है और बताती है कि वो अब सारी सिविलाइजेशन को बनते हुए रिकॉर्ड करेगी, बिल्कुल शुरुआत से। और तभी वहाँ सेंकू बहुत से कैमरे लेके आता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। और योशी बोलता है कि ये सही है, अब हम ऊपर से एरियल शॉट भी ले पाएंगे जगह जगह के। और गैन बोलता है कि तुम ये भी कह सकते थे कि तुमने ये मिनामी के लिए बनाया। आखिर में उसने इतनी लंबी चौड़ी इमोशनल स्पीच जो दी है। और मिनामी चिल्लाते हुए कहती है कि कम से कम सबसे पहली फ़ोटो तो मैं ही खींचूंगी। और योशी कहता है तो मैं मॉडल्स के राइट और फ़ोटो को ख़रीदता हूँ अभी से। और मिनामी चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों पहली फ़ोटो तुम्हारी होगी। और योशी कहता है कि ये क्या कह रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और ये सिविलाइजेशन स्टार्ट करने की पहली फ़ोटो तो सेंकू की ही होगी और उसका तो ये प्लान था कि सेंकू की फ़ोटो उसके म्यूज़ियम में लगेगी, जिससे कि वो आगे जाके इससे पैसा बनाएगा। और तभी फ्रैंकोइस मिनामी से कहती है कि लगता है तुमने गलत समझ लिया कि रियोशी इतना भी बुरा नहीं है, उसका लालच इतना भी बेकार नहीं है, वो सबको साथ लेके चलता है। और इसलिए फ्रैंकोइस कहती है कि मुझे पता था कि फ़ोटोशूट होगा, इसलिए मैं और कासेकी सबके लिए कपड़े लेके आए थे। और फिर अगले सीन में सेंकू सूट पहन के फ़ोटो खिंचाता है और अलग अलग पोज देता है, जो कि काफ़ी फ़नी थे। फिर वो कहते हैं कि अगर फ़ोटो लेना ही है तो उसके ऐसे रियल वाले रूप में लो। और मिनामी उससे पोज करने को कहती है और घ्यू ये सुन के हैरान था कि सेंकू और पीस वाला पोज करेगा तो कैसा लगेगा। और क्रोम और कोहाकू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पोज होता क्या है। तभी फ्रैंकोइस बोलती है कि क्यों ना जैसे वर्ल्ड के मोस्ट फेमस साइंटिस्ट पोज करते हैं वैसे करो, और सेंकू की फ़ोटो खींचती है। फिर हमें वो एरियल शॉट लेते हुए दिखते हैं और फिर वो लोग इन फ़ोटोज़ को मरकरी में बॉईल करते हैं और फिक्सिंग सॉल्यूशन में डालते हैं जिसे सल्फ़र से बनाया है, और फ़ोटो तैयार।
फिर हम शंकु को साइंटिस्ट वाले पोज की फ़ोटो में देखते हैं और आपको पता है कि ये कौन सा फेमस साइंटिस्ट था और पता है नाम तो इसका कमेंट करिए। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और अब हमने फ़ोटोग्राफी को एक्वायर कर लिया है। वैसे ये एपिसोड तो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।